Hello, dear students. I myself Andy Joshi, and today I am going to teach you the topic active, passive, voice, assertive sentences. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं उसका टाइटल है एक्टिव पैसिव। और एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम कहते हैं एक्टिव पैसिव और उसका टाइटल है असर्टिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव पैसिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्टिव पैसिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट जनरली appears in each and every kind of grammar paper. ग्रामर का कोई भी पेपर होगा, either of 6th class, 8th class, 10th class, 12th class, all boards, state board, CBSE board, ICSE board, and the other competitive exams, we can see the repetition of active passive sentences. Active passive sentence जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एग्जाम में या पेपर में करने के लिए आते हैं। तो टुडे आई एम वांट टू टीच यू हाउ टू सॉल्व एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को हल किया जाता है। इट्स वेरी इजी। पहली चीज ये आप समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इजी चीज होती है। इसको समझने के लिए हम कुछ रूल्स की मदद लेंगे और यदि हमने उस रूल्स को बहुत अच्छी प्रकार से समझ लिया तो एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जनरली एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसमें वर्ब होती है एंड उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट होता है। बचपन से एक चीज हमने सीखी है कि एक सेंटेंस में साधारणतः तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसा हमने सुना है। और एक्टिव से सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान आपस में बदलते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान आपस में बदलते हैं, लेकिन यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि कभी ये नहीं पहचान पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और कभी यह नहीं पहचान पाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और यदि इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस प्रकार हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पहचानेंगे। समझने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, प्लेस एंड अदर्स। इस चीज को हमको समझने की कोशिश करनी है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा होगा दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले जो भी चीज लिखी होती है वो कहलाती है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में बी ऑफ वन वर्ड, मे बी ऑफ टू वर्ड, मे बी ऑफ थ्री वर्ड, मे बी ऑफ अनलिमिटेड वर्ड। सब्जेक्ट कितने ही शब्दों का हो सकता है, एक शब्द का, दो शब्द का, तीन शब्द का या फिर और ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग अ बुक, एक शब्द का है। राम एंड मोहन आर रीडिंग बुक्स, तीन शब्दों का हो गया। राम, मोहन एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज ब्रदर्स एंड राम, मोहन, हिज फ्रेंड्स आर रीडिंग बुक्स। तो देखिए, राम, मोहन एंड हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जो है हमारा वो 5 वर्ड्स का हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं आती है तब तक वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका यही है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले जो भी शब्द लिखा होगा, चाहे वो एक वर्ड का हो और चाहे 5 वर्ड्स का हो, वो कहलाएगा सब्जेक्ट। क्लियर? ठीक इसी प्रकार वर्ब के बाद जो कुछ लिखा होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखा होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। और जैसे ही टाइम आता है, जैसे ही प्लेस आता है, जैसे ही अदर थिंग्स आती हैं, अदर थिंग्स में जैसे कोई एडवर्ब आता है, अदर थिंग्स में जैसे कोई फ्रेज आता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब वर्ब के बाद जो पहला वर्ड लिखा हुआ है दैट इज 100% ऑब्जेक्ट। क्रिया के बाद जो भी पहला शब्द लिखा होता है वो 100% ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जिस तरह सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का हो सकता है, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी एक शब्द से ज्यादा का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग रवि, ऑब्जेक्ट एक शब्द का। आई एम टीचिंग रवि एंड मोहन, ऑब्जेक्ट दो शब्द का हो गया।
आई एम टीचिंग रवि, मोहन एंड सो मैनी अदर स्टूडेंट्स, तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ गया, रवि, मोहन एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, तो हमारा 5 और 6 वर्ड्स का हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है जैसे ही टाइम आएगा ऑब्जेक्ट फिनिश, जैसे ही प्लेस आएगा ऑब्जेक्ट फिनिश, जैसे ही कोई अन्य चीज आएगी ऑब्जेक्ट फिनिश हो जाता है। अब मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत कम शब्दों में समझने की कोशिश करिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा होता है आइदर अ थिंग और अ पर्सन। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा होता है आइदर अ पर्सन, या तो कोई व्यक्ति और या फिर कोई थिंग। इस चीज को आप समझिए तो आपका को ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो कभी टाइम नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कभी प्लेस नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कभी एडवर्ब नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कभी फ्रेज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट होता है या तो व्यक्ति और या फिर वस्तु, या तो व्यक्ति और या फिर वस्तु। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने इस प्रकार सब्जेक्ट को भी पहचानना सीख लिया। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद और टाइम, प्लेस और अदर थिंग्स के बीच में लिखा हुआ जो भी शब्द होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को पहचानने का दूसरा तरीका, ऑब्जेक्ट जो है वो या तो व्यक्ति होता है और या फिर वो वस्तु होता है। क्लियर? रूल नंबर 2। जैसे ही हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, हमारा दूसरा काम यह होता है कि हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है, जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है तो हमको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है कि उसमें सहायक क्रिया परिवर्तित होगी या सहायक क्रिया परिवर्तित नहीं होगी। हमको सावधान रहना है कि शैल है तो विल तो नहीं होगा, इज है आर और एम तो नहीं होगा, वॉस है वर तो नहीं होगा, हैज है हैव तो नहीं होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट बदलने के साथ साथ उस सेंटेंस में दी हुई सहायक क्रिया परिवर्तित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर? रूल नंबर 3, जिस पर बहुत फोकस करने वाली बात है, पैसिव वॉइस में हमेशा हम एक नई सहायक क्रिया ऐड करते हैं। इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम ऐड करेंगे बी, और बीइंग को हमें ऐड करना है किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको ऐड करना है बीइंग, और जो बीन है ये हमको ऐड करना है किसमें? परफेक्ट टेंसेस में। ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस में हमेशा आपको अपनी ओर से एक सहायक क्रिया लानी है, और वो सहायक क्रियाएं हैं केवल 3, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बी, विल और शैल के साथ बी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बीइंग ऐड करना है, अर्थात इज, एम, आर, वॉस, वर सहायक क्रियाओं के साथ आपको बीइंग ऐड करना है, और परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट, हैड, और फ्यूचर परफेक्ट विल, हैव, शैल हैव के साथ आपको ऐड करना है बी। हमेशा याद रखिए पैसिव वॉइस में आपको हमेशा 3 सहायक क्रियाएं जोड़नी है, बी फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, और बीन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है? 12 टेंसों के बाहर कोई भी सहायक क्रिया हो, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, सभी के साथ हमको बी जोड़ना है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट अनदर थिंग, रूल नंबर 4 हमसे क्या बोलता है? रूल नंबर 4 ये बोलता है यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां या तो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा होगा एस और ईएस, या होगा वहां पर डू, और या होगा वहां पर डज, कुल मिलाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है या डू है, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है या डज है, तो हमको यहां पर सहायक क्रिया लानी है इज, एम, आर। और यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है, सेकंड फॉर्म है या फिर डिड है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमको लाना है वॉस, कॉमा, वर। इन बातों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। फिर समझिए कि यदि सहायक क्रिया दी गई है विल शैल के साथ बी, यदि सहायक क्रिया दी गई है एज, एम, आर, वॉस, वर, बीइंग, यदि सहायक क्रिया दी गई है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, बीन, और 12 टेंसों के बाहर सभी के साथ बी। बट वन अनदर क्वेश्चन कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो क्या करना है? यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वहां या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या डू, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस होगा या डज, इनके स्थान पर आपको लाना है इज, एम, आर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और V2
यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और या डिड है तो आपको लाना है वॉस या वर। ये बहुत ही आसान सी चीज मैंने आपको रूल्स के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की। नाउ द रूल नंबर 5th एंड द लास्ट। एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है और एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो सकता है। एक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, एक्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हो सकती है, एक्टिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म हो सकती है, एक्टिव सेंटेंस में B1 प्लस आईएनजी हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल्स आपके यहां पर क्लियर होते हैं और इसके बाद हम आपको इस पर बेस्ड एक्सरसाइज कराते हैं। नाउ सीधा एक्सरसाइज, सभी टेंसों को लेकर चलते हैं। नंबर 1, आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। एक नियम और ध्यान दीजिए इस बीच कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान किस प्रकार बदलते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है सेम, यू रहता है। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इसको हमें ध्यान रखना। इस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना स्थान एक दूसरे को बदलते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट द सेंटेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान चेंज करेंगे तो यू को हम यहां पर लाएंगे, यू सेम रहता है जैसा कि आपने देखा। क्लियर? अब ध्यान रखना है सब्जेक्ट के संग सहायक क्रिया चेंज होगी या नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं कि यू के संग विल का यूज होता है, यू के साथ विल का यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो सहायक क्रिया ऐड करते हैं वो होती है बी, यू विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यू विल बी टॉट बाय और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू विल बी टॉट बाय मी। क्लियर? नंबर सेकंड, ही हैज रिटन essays, he has written essays. Okay, so this is subject, this is helping verb, this is verb and this is object. object को यहां लाएंगे, हो जाएगा essays। अब देखिए सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर था, है, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हो जाएगा हैव। और परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? बीन। essays have been वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही मौजूद रहती है। essays have been written by, essays have been written by him। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सिंगिंग a sweet song in the room। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, I am singing a sweet song in the room। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन द रूम क्या है? प्लेस। इन द रूम क्या है? प्लेस। और प्लेस जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, प्लेस जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आ स्वीट सॉन्ग, यानी एक मधुर गीत। तो हमारा ये बनेगा सब्जेक्ट, तो क्या होगा? अ स्वीट सॉन्ग। ध्यान दीजिए जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ सहायक क्रिया भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आई के संग एम आता है और स्वीट सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट के संग आता है इज। लेकिन महत्वपूर्ण बात, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऐड करते हैं बी। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऐड करते हैं बीइंग। अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी इन द रूम, मी इन द रूम। A sweet song is being sung by me in the room। अब चलते हैं 12 टेंसों के बाहर। She can help you with money। ध्यान दीजिए, समझिए। She can help you with money, वो पैसे से आपकी मदद कर सकती है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है with money, यानी कि
फ्रेज आ गया। क्या आ गया? फ्रेज आ गया। और जो फ्रेज है वो एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यक्ति या फिर वस्तु। ओके, ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये आपका क्या है? व्यक्ति है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो व्यक्ति होता है और या फिर वस्तु होता है। तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे यू को। यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। 12 टेंसों के बाहर सहायक क्रिया सेम रहती है, क्योंकि इन सारी सहायक क्रियाओं पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐड करते हैं हम 12 टेंसों के बाहर बी। यू कैन बी, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय हर विथ मनी। You can be held by her with money. You can be held by her with money. आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5। They play फुटबॉल इन द पार्क। वे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इन द पार्क क्या है? प्लेस, और प्लेस कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में इन द पार्क क्या है? प्लेस है। प्लेस कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है व्यक्ति या वस्तु। वर्ब के बाद लिखते हैं फुटबॉल क्या है? एक खेल का नाम है। ओके, सी, हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट फुटबॉल। अब आप ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब ना होने का मतलब वाक्य में या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो यहां पर कौन सी फॉर्म है? प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब इज एमआर, और फुटबॉल एक खेल का नाम है, सिंगुलर। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम इन द पार्क। Football is played by them in the park. Football is played by them in the park. फिर देखिए, he does not invite me. वह मुझे, he does not invite me, वह मुझे आमंत्रित नहीं करता है। He does not invite me, वह मुझे आमंत्रित नहीं करता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे आई, और आपको मालूम है फर्स्ट फॉर्म हो या डू हो, या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हो या डज हो, हम क्या करते हैं? इज एम आर लाते हैं। आई की संख्या आएगा एम। आई एम नॉट, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इनवाइटेड। आई एम नॉट इनवाइटेड बाय हिम। I am not invited by him. आगे चलते हैं। They won the match easily. They won the match easily. They subject है, won verb है, match object है, easily adverb है, इसलिए ये object नहीं होगा, object होगा match। क्लियर? तो हमने उठाया सब्जेक्ट द मैच। द मैच, यहां पे देखिए सेकंड फॉर्म है, सहायक क्रिया नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सहायक क्रिया नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रूल कहता है वाक्य में सहायक क्रिया ना हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वहां पर हम वॉस और वर्ब का यूज करते हैं। मैच सिंगुलर है इसलिए वॉस। द मैच वॉस, वन की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। द मैच वॉस वन बाय देम easily. The match was won by them easily. Sentence number next. We did not make a noise. हमने शोर नहीं मचाया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? आ नॉइज को आ नॉइज। देखिए, मैंने आपको रूल्स में बताया था कि फर्स्ट सेकंड फॉर्म हो या डेड हो, सेकंड फॉर्म हो या डेड हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पर हमको यूज करना है वॉस या वर का। नॉइज सिंगुलर है इसलिए वॉस। आ नॉइज वॉस नॉट, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। आ नॉइज वॉस नॉट मेड बाय
us. Our noise was not made by us. Our noise was not made by us. She gave me a book. देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही आवश्यक चीज जो अक्सर एग्जाम में आती है, बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं. लिसन केयरफुली. She gave me a book. This is subject, this is verb, this is object and this is also object. मैंने आपको बताया था व्यक्ति ऑब्जेक्ट होता है तो मी है, वस्तु ऑब्जेक्ट होती है तो आप होते हैं. अब यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? दो. कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? दो. ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर उसको छुपा लूं, सी गेव मी, तो मी है क्या? ऑब्जेक्ट, व्यक्ति. सी गेव अ बुक, ऑब्जेक्ट क्या है? वस्तु. और अब आ गए दोनों, सी गेव मी अ बुक. क्या करेंगे? डबल ऑब्जेक्ट है. एक रूल है, ध्यान समझ लीजिए, जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, मी वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होता है. तो आप इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस को आप दो प्रकार से कैसे बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की मदद से भी और इस ऑब्जेक्ट की मदद से भी. तो पहले हम सेंटेंस को बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट से. आप सब जानते हैं मी का सब्जेक्ट होता है आई. सेंटेंस वैल्यू नहीं है, सेकंड फॉर्म है, वॉस या वर्ब में से वॉस. थर्ड फॉर्म गिवन. ध्यान दीजिए, सेकंड ऑब्जेक्ट आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, छूट गया है, उस ऑब्जेक्ट को आपको वर्ब के बाद लिखना है. आई वॉज गिवन क्या? अ बुक. आई वॉज गिवन क्या? अ बुक. आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर. आई वॉज गिवन अ बुक बाय. बी केयरफुल, छूटा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया इनडायरेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमको वर्ब के बाद लिखना है. दूसरा ऑब्जेक्ट हमको वर्ब के बाद लिखना है, सावधान रखिएगा. अब इसका दूसरा आंसर क्या होगा? हमने इससे बनाया आ बुक, सेकंड फॉर्म है, वॉस या वर्ब, बुक सिंगुलर है, वॉस. आ बुक वॉस, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन. बी केयरफुल, बहुत सावधान रखिएगा. जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, से जो ऑब्जेक्ट छूट गया है उसको आपको वर्ब के बाद लिखना है, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू ऐड इट विद द टू, और कभी कभी आपको इसके पहले लगाना है फॉर. दो में से कोई एक चीज कब? जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे नो नीड, वो डायरेक्टली आ जाएगा वर्ब के बाद. तो जब दूसरे ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहला ऑब्जेक्ट जो छूट गया वो क्रिया के बाद आएगा, लेकिन कभी जुड़ेगा टू से तो कभी जुड़ेगा फॉर. देखते हैं. A book was given मुझको, किसको? मुझको. A book was given to, a book was given to me by her. A book was given to me by her. याद रखना है, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिया के बाद आएगा, लेकिन उसको टू या फॉर से जोड़ना पड़ेगा. इसका ध्यान रखना है. लास्ट सेंटेंस, लास्ट एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. They have purchased a book for me. Be very careful. सावधानी रखिएगा. This is subject, this is helping verb, this is verb, this is object and this is also object. ये है वस्तु, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये है व्यक्ति, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब भी जनरल रूल है, पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पहले व्यक्ति, फिर वस्तु. लेकिन यदि इसका सीरीज चेंज हो जाएगी तो पहले आ जाएगा वस्तु और बाद में चला जाएगा व्यक्ति. लेकिन इसका आंसर केवल एक ही प्रकार से होगा. यदि हमारा ऑब्जेक्ट में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, पहले वस्तु आएगी बाद में व्यक्ति आएगा, तो वो सेंटेंस केवल एक ही प्रकार से सॉल्व होगा. सावधान रखिएगा, डबल ऑब्जेक्ट होने के बावजूद, और वो सेंटेंस केवल और केवल पहले वाले ऑब्जेक्ट से ही बनेगा. जैसे आपको बुक सिंगुलर है, किसका आएगा? है, जो ऐड करेंगे बी. बुक हैज बीन, फॉर्म लाइए. बुक हैज बीन परचेज्ड, किसके लिए? मैंने बताया था, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है. A book has been purchased for me by them. By them. Clear? अब हम चलते हैं 12 टेंसों के बाहर की ओर. एक सेंटेंस लिखते हैं. नंबर 11. We can
सॉल्व द क्वेश्चन, हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन लीजिए आप, द क्वेश्चन आपने बनाया सब्जेक्ट। बेटे 12 टेंसों के बाहर की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है और टू है, इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। दे विल रिमेन द सेम, वो हमेशा रहते हैं सेम। लेकिन 12 टेंसों के बाहर ऐड करना है बी। द क्वेश्चन कैन बी, थर्ड फॉर्म, सॉल्व्ड बाय, और बी का ऑब्जेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये असर्टिव सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव का जो आपका असर्टिव सेंटेंसेस है, इट इज गोइंग टू एंड हियर। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। पहला रूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदलते हैं। सावधान रखना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स होंगे दैट दे विल वर्क लाइक सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद और टाइम और प्लेस और एडवर्ब और फ्रेजेस के पहले जो कुछ होगा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो या व्यक्ति होता है और या फिर वो वस्तु होता है। क्लियर? इसके बाद हमको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है हमको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी या हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, इसका ध्यान रखना है सब्जेक्ट चेंज होने के साथ। क्लियर हो गया? फिर हमको क्या करना है, सहायक क्रिया जोड़नी है। डोंट बी अफ्रेड, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू ऐड ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर बीइंग इन फ्यूचर इंडेफिनिट, बीइंग इन कंटीन्यूअस टेंस और बीइंग आपके परफेक्ट टेंस में। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म होने पर इज ए वर्ब, सेकंड फॉर्म होने पर वाज या वर, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि हमारे सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं और पहले व्यक्ति पाया जाता है बाद में वस्तु पाई जाती है, पहले व्यक्ति पाया जाता है बाद में वस्तु पाई जाती है, तो आप किसी को भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब आएगा, लेकिन यदि आप सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा तो वर्ब के बाद टू या फॉर से आपको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति दिया गया है, तो इसका आंसर केवल एक ही प्रकार से बनेगा, वो बनेगा आपकी केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और 2 प्रकार से वो आंसर है। ये स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा एक्टिव पैसिव का। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।